हेलो एंड वेलकम टू वॉइस। आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क में फैली सियासी गहमा गहमी में इमरान खान साहब के ऊपर अदालती केसेस चल रहे हैं, उनमें आज खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला। तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स बताई हैं कि इन वजूहात की बिना पर खान साहब का और नवाज शरीफ का जो केस है ये डिफरेंट है। इसलिए पार्टी सरबराही के मुतालिक जब तक इस शख्स को पहले किसी केस में नाअहल नहीं किया जाता, तब तक किसी भी मामले किसी भी सरबराह को पार्टी की सरबराही से नहीं हटाया जा सकता। खान साहब को इस हवाले से रिलीफ तो मिल गए हैं, लेकिन तोशा खाना की अभी तक जो तलवार है ये इमरान खान के ऊपर लटक रही है और उस सिलसिले में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। अदालतों ने बुलाया भी, जो फौजदारी केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब को अदालतों में, खान साहब जो है वहां पर हाजिर होने से कासिर हैं और अभी तक वहां पर प्ली मांग रहे हैं। वो प्ली मांग रहे हैं कि जनाब मेरी जान को खतरा है या मेडिकल ग्राउंड अभी मेरी ऐसी नहीं है कि मैं फिजिकली इन इन पर्सन अपीयर हो सकूं। इस मामले को लेकर जो है वो अदालतों में भी खींचातानी नजर आ रही है और खान साहब को पुलिस भी पकड़ने आई थी, लेकिन खान साहब ने इस चीज को अभी तक जो है वो कोई गिरफ्तारी नहीं थी। और इस मामले की जो मजीद जो है वो आगे कानूनी पहलुओं से देखा जाएगा कि आगे क्या बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि खान साहब को अभी तक किसी भी केस में नाअहल नहीं किया गया और जिस वजह से उनको किसी भी किस्म की मजीद जो है वो कानूनी हित तक नहीं उठानी पड़ेगी। यानी जो उनको तलवार लटक रही थी पार्टी सरबराही से हटाने की, वो तो आज खारिज कर दी गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें हैं वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का गहरा असर पड़ रहा है और इस गहरे असर में IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई जरूरी है, लाइफलाइन है पाकिस्तान की ये मुज़ाकरात और ये तमाम चीजें। और आखिरकार जो स्टाफ लेवल के मुआहदे हैं वो भी होने जा रहे हैं। तकरीबन IMF की तमाम शराइत जो है वो कबूल कर ली गई हैं। जिस तरह 25% GST लगाने का कहा गया, जिस तरह सब्सिडी खत्म करने का कहा गया, टैरिफ बढ़ाने का कहा गया बिजली और गैस के बिलों में, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी बढ़ाने का कहा गया, ये तमाम मसनूआत के ऊपर जो है GST लगाने का कहा गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो मुतालबात थे IMF के वो तो कबूल हो चुके हैं। अब वजारत खजाना जो है वो बड़ी पुरुमीद है कि हमें बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगी IMF की तमाम चीजें। और जो अब डू मोर का जो मुतालबा था IMF की जानिब से, उसके ऊपर भी IMF ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अब आपने काफी कर लिया है और अब वजारत खजाना भी ये बात कर रही है कि जनाब अब डू मोर जो है वो नहीं चलेगा। काफी डू मोर कर चुके, कोई ऐसी शर्त नहीं जिस पर अमल ना हुआ हो। ये पाकिस्तान का IMF को जवाब है और ये एक अच्छी बात इसलिए है कि अब अल्टीमेटली जो मुआहदे हैं उनको कंक्लूड किया जाएगा और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो रकम है वो पाकिस्तान में वापस पाकिस्तान को मिल जाएगी, पाकिस्तान के बैंकों में आ जाएगी। और चीन के साथ जो कर्जे हमारे रोल ओवर हुए हैं उनसे भी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में काफी हद तक इजाफा तो हुआ है। यानी काफी हद तक से मुराद ये है कि कम से कम हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि डिफॉल्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन तमाम सूरत हालों में जैसे GST लगी है और GST के बाद जो महंगाई और इन्फ्लेशन का तूफान आने वाला है, वो पाकिस्तान इससे निबर्दाश्मा कैसे होगा, पाकिस्तान की पब्लिक इससे निबर्दाश्मा कैसे होगी। और जो बिजली सार्फिन है उनके लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि IMF के मुतालबात हैं और हमारे पास चारा नहीं इनके अलावा कि हम इनको कबूल ना करें। क्योंकि ये लाजमी है कि जब वो अपनी सब्सिडी को खत्म करेंगे, जब टैरिफ को बढ़ाने की बात करेंगे, तो आपके यूनिट प्राइसेस जो घरेलू सार्फिन है जो बिजली का जो है इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, उनकी जो तमाम यूनिट्स की प्राइसेस होंगी वो हाई होंगी। और हाई होने के बाद जो है यकीनी तौर पर तमाम तबका फिक्र के ऊपर, तमाम मुआशियात के ऊपर, तमाम जो है शोबों के ऊपर इसका खास फर्क पड़ेगा। तकरीबन 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लेने का फैसला किया गया है और नेपरा ने इस हवाले से मंजूरी भी दे दी है, वजारत खजाना ने भी इस हवाले से मंजूरी दे दी है। यानी कि इसका इतलाक भी जल्द अज जल्द होने वाला है। अब ये इतलाक जब होगा तो तमाम प्राइसेस बढ़ेंगी और इन तमाम प्राइसेस के बढ़ने से पाकिस्तान बहुत अच्छी कंडीशन में अगर आ जाए, अगर पॉलिसीज आपकी बेहतर हो, अगर आप सिर्फ टैक्स लगाते हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की तरफ चले जाते हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात में डालने का। अगर पाकिस्तान की अवाम मुश्किलात में हो और थोड़े टाइम के लिए वो हो, उसके बाद निकल जाए, तो ये अच्छी बात है। इन तमाम मौजूदात के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में बनी है, इसमें सियासी कशमकश ज्यादा है और उसके असरात ही पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ते हैं। इन और कानून के मुताबिक जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और उस हवाले से जो हुकूमती जमात है वो भी भरपूर कोशिश में है खान साहब को पकड़ने में, खान साहब को नाअहल करने में। इसका बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ और इतलाक जो है वो वज़ीर दाखिला साहब करना चाह रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर जब तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई सजा नहीं मिलती, कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसी जजमेंट नहीं आती जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाएगा, तब तक कानून के हाथ बंधे हुए हैं खान साहब को गिरफ्तार करने में। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुकीम अहमद साहब, ब्यूरो चीफ हैं लंदन से वॉइस न्यूज के। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अदनान बोदला साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुकीम साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर, आप क्या आज कहते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर? क्या रिमार्क्स हैं आपके? खान साहब को पार्टी सरबराह से तो नहीं हटाया जा रहा, वो दरखास्त तो जो है वो खारिज कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्या कमेंट्स हैं आपके? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये टेक्निकलिटीज़ इसमें कई हैं। अगर फैसला आ भी जाता है तो वो चैलेंजेबल था हायर कोर्ट्स में भी, और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई सरबराह पार्टी का कानूनी तौर पर ना भी रह सके, तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो सियासी परस्तिश है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपके सामने मिसाल है मियाँ नवाज शरीफ के, जो अ, इस वक्त सज़ा याफ्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट से और मुल्क में भी नहीं है। और इसके अलावा उन पर पाबंदी भी थी कि जी वो पार्टी सरबराह नहीं रह सकते, उसके बावजूद वो बड़ा पार्टी फर्क पर। होता है, अमली तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे ना, ये बड़ा फर्क पड़ता है। इमरान खान साहब नहीं ले पाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब नहीं ले पा रहे। देखिए, मतलब होना ये है कि पावर हाउस कौन है, वज़ीर आज़म है या पार्टी का सरबराह है या वो जो पार्टी का फेस है। तो इस सूरत में मतलब ये तो चलिए एक, यानी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये मान लेते हैं कि जी चलो वो पार्टी के सरबराह नहीं रहते। अभी तो खैर वो वक्ती तौर पर वो यानी जो खौफ है या वो जो तलवार है वो उनके सर से हट गई है। जैसे आपने कहा कि अदालत ने वो अपील जो है उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये है कि बाकी कम से कम 5 ऐसे केसेस हैं कि जिसमें उनकी नाअहली की के इम्कानात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा। यानी वो 5 ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं जिन पर कार्रवाई जारी है कि जिनकी बुनियाद पर नाअहली भी हो सकती है, पार्टी की सरबराही से भी दस्तबरदार होना पड़ सकता है। लेकिन हम तो सियासत के तालिब इल्म हैं, हम तो इसी हिसाब से हर चीज़ को देखेंगे कि आया ये कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो हमारे सामने 2-3 मिसालें हैं कि जहाँ पे फ़र्क कोई नहीं पड़ा, पार्टी पे उनका होल्ड भी रहा और उन्होंने हुकूमतें भी इसी तरह ही पीछे से बैठ के चलाईं, जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ चला रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल आपके सामने है कि वो कितना अरसा तक वो बंदा कुछ नहीं था, 3 अशरों तक, और उसके बावजूद उसके एक इशारे पे कभी कराची बंद हो जाता था और कभी हैदराबाद बंद हो जाता था। तो ये हमारे सामने की मिसालें हैं। फिर एएनपी के सरबराह थे खान अब्दुल वली खान, उन्होंने अपना हल्का हारने के बाद पार्टी की सरबराही छोड़ दी थी, लेकिन वो पार्टी ने उनको रहबर बना दिया था पार्टी का, और वो इसी तरह पावर एंजॉय करते रहे थे। जी। अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है ना कि अगर इमरान खान साहब को पार्टी सरबराही से, अब तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है, दरखास्त खारिज कर दी है। लेकिन सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाता, पार्टी सरबराह ना रह पाते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मोमेंटम भी वो नहीं रहना था ना। ये तमाम जमात जो है वो एक फर्द वाहद की वजह से चल रही है, वो इमरान खान साहब है। अगर उनको अमली सियासत से आउट किया जाता तो उसका असर, इम्पैक्ट तो पड़ना है ना। किताबी तौर पर आपकी बात मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गुजारिश ये है कि पब्लिक जब किसी से राज़ी हो जाए, किसी को अपने कंधों पे सवार कर ले, उसे 7 कत्ल माफ़ कर देती है। आपके सामने मतलब 2-3 तो मैं गुज़ारिशात कर चुका हूँ, और यही पोज़ीशन इस वक़्त इमरान खान की है कि आप ऑडियोज़, वीडियोज़, कॉलम्स, वीलॉग्स, स्कैंडल्स, व्हाट नॉट, उसके बावजूद वो जो है हमारी पब्लिक का जो एक कनेक्शन है उनकी ज़ात के साथ, वो समझ से बालातर है।
कि हालांकि कानूनी तौर पे कौन सा ऐसा केस है कि जिसमें कोई मुलजिम या मुजरिम वहां पे अदालत में पेश न हो, और यानी उसमें हाजिरी ही लगवानी थी ना खाली, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। और पब्लिक ने जिस तरह लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया, वो हमारे लिए भी और बहुत सारे तजिया निगारों के लिए एक हैरान कुन इवेंट था कि खाली एक हाजिरी के लिए हज़ारों के हिसाब से लोग आ गए, सैकड़ों गाड़ियाँ टोल प्लाजा पे थी, और यही पोजीशन इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर थी। तो इसको गेज करना इन हालात में 2+2 नहीं होगा। बिल्कुल तो ये ठीक। थोड़ा सा बोला साहब, अदनान बोला साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आपका शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अदनान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है मुकीम साहब की, और सारे सिनारियो जो है पॉलिटिकल भी और अदालतों का भी आपके सामने, वो सारी पिक्चर क्लियर है। अब आप किस तनाजुर में देखते हैं इलेक्शन कमीशन के आज के इस फैसले को, जिसमें दरखास्त को खारिज कर दिया गया है, और ओवरऑल आपकी अपनी सियासी जमात की सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। तो जैसे अभी मुकीम साहब बात कर रहे थे, तो मैं पहले तो बताता चलूँ कि इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की बात की, उसके बाद वली खान की बात की, मियाँ नवाज शरीफ की बात की। तो अल्ताफ़ हुसैन की जमात एक मुनज़्ज़म जमात थी, वो एक बेशक बोरीबंद जमात कहलाती थी, जो भी कहलाती थी, उनके पीछे एक नज़्म थी। तो इस जमात में तो आपको पता है कि अफरा तफरी का निज़ाम है, और कितनी रिकॉर्डिंग्स लीक हो रही हैं, और परवेज़ इलाही साहब फवाद चौधरी को क्या कहकर पुकारते हैं, उसके बाद उससे माज़रत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब आपस में किस तरह से जो है दस्तों गिरबान हुए हुए, आपको सबको पता है अंडर जो बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा होता है। दूसरी जानिब अभी जो मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर इलाज के लिए बाहर गए हैं, तो पीछे उनकी बेटी जो मरियम नवाज साहिबा ने उनका बयानिया और सीसा पलाई दीवार की तरह आवाम के आगे सामने और डट के खड़ी थी अपने वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ। तो इनके पीछे कोई ऐसा बंदा नहीं है। और जो आज का फैसला जो खारिज हो चुका है, दरखास्त खारिज की है उन्होंने, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में, और अभी ये केस आगे चलेगा, क्योंकि उसने झूठ बोला है, इनसे तजाद कौन किया है। चलाएगा और सर, कौन चलाएगा? आपकी जमात लेकर जा रही है केस को आगे? बिल्कुल लेके जाएगी। अभी कल जो है मीटिंग रखी गई है, कानूनी जो हमारी टीम है उसके जो आजम नजीर तारड़ साहब और दूसरे लोगों के साथ मीटिंग करके उसके बाद फाइनल फैसला होगा। तो ये कानून से जो तजाद किया जा रहा है, दोहरा जो कानून का इंसाफ है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक जो शख्स झूठ बोलता है, उसके बाद टेरियन जेड वाला केस चल रहा है और कितने केसेस, हर केस के अंदर वो झूठ बोलता है और उसको आप रिलीफ देते रहे। इतना लाडला जो है वो पाकिस्तान में आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा बस इतना कि मियां इतना नवाज शरीफ को बेटे की तनख्वाह जितना ना नवाज शरीफ पर साहब आप को नायल मिला, कर। जी सर। अदनान साहब इतना बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला, 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर वो बाहर चले गए और इलाज करवाने गए और अभी तक वापस नहीं आए। तो सर ये आप आपको भी तो रिलीफ मिला ना इतना? आप आप तो नवाज कानून शरीफ साहब की अदालत से बात मामला करते हो हैं, गई। रिलीफ किस चीज का रिलीफ मिला? कौन था हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त? कौन था वजीर आजम? किसकी थी गवर्नमेंट? किन्होंने उनके जो तो मेडिकल मिला रिपोर्ट्स के ऑन द मेडिकल रिपोर्ट। तो आपके ऊपर आएगा ना। आपकी अपनी भाई क्रेडिबिलिटी फेक है नवाज शरीफ साहब की। भाई आप उस वक्त किनकी थी? मेडिकल मेडिकल जो टेस्ट हुए उनके गवर्नमेंट किनकी थी? कौन थी यास्मीन राशिद जिसने कहा था कि इनकी सेहत ठीक नहीं है? क्या वो वो तो सब कुछ झूठ कर रहे था? हैं हमने गलती नहीं आप की, आप वो तो तस्लीम कर रहे हैं हमने आप किया और हमसे गलती हुई या करवाई गई, चलिए जैसे भी है। लेकिन नवाज शरीफ गलती साहब जानते आप पूछते ना इस हाल को। आपने 156 फैसले लिए, आप कहते हैं 155 गलत हुए और एक सही हुआ है। आप किस तरह की हुकूमत कर रहे थे? अभी आप बात करते हैं, मियां साहब वापस आएंगे जल्दी और हमारी पार्टी बड़ी मुनज़्ज़म है और इंशाल्लाह वो वापस जो आने वाला इलेक्शन होगा उसकी सरबराही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे। और आपने अभी बात की है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया है। यहाँ पर हमारा जो है वो जो सच है उसको भी झूठ करार दिया गया है। और यहाँ पर जो झूठ है उसको म्यार कानून का। अदनान साहब ठीक, अदनान साहब आपका पॉइंट होगा, लेकिन अब 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दी है सदर मुमलिकत साहब ने। नवाज शरीफ साहब इन बिटवीन दिस टाइम आ रहे हैं? आप 30 अप्रैल को सदर मुमलिकत ने जो है दरखास्त तो वो मंजूरी तो दी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन नहीं होने जा रहा। 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस टाइम मुआशी बहरान से गुजर रही है और इलेक्शन कमीशन के पास इतना फंड नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। अभी आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इतना फंड गवर्नमेंट पाकिस्तान से उन्हें नहीं मिला या जो कुछ भी होता है मैं उसके मैं अंदर। ब्रेक पर जा रहा हूँ,
मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, दोबारा जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ अदनान बोदला साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अदनान साहब, अब बहुत हो गया नवाज शरीफ साहब की बात है जब वो बड़ा मशहूर जो डायलॉग है एक बॉलीवुड की मूवी का वो सामने आ जाता है। इसके अलावा भी आपकी जमात का वो मोमेंटम नहीं रहा। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? इलेक्शंस को डिरेल करने का मकसद यही है कि आप तब तक खान साहब को गिरफ्तार कर लें और जो है वो या खान साहब की कुछ पब्लिक पॉपुलैरिटी में कुछ कमी वाक़या करें और फिर नवाज शरीफ साहब के लिए ग्राउंड जो है वो बनाई जाए वापसी की। क्या कहते हैं? हम बिल्कुल इलेक्शन से नहीं घबरा रहे और आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो 28 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान आई है, मैं उनके साथ पाकिस्तान आया था लंदन से। तो हम वहां से जब चले हैं तो हम इसी नजरिए से चले हैं कि हमने जाकर अपना जो डिवीजनल तंजीमी कन्वेंशन करने हैं उसके अंदर इलेक्शन की तैयारी करने जा रहे हैं। और ये आप आज जो शेखुपुरा में और कल गुजरावाला में हर डिवीजन में हम जो जाना जा रहे हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उससे बिल्कुल ही नहीं घबराए हुए। हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि जो दोहरा कानून का निज़ाम है उसके ऊपर पहले बात की जाए, उसके ऊपर जो मुआशी बुरहान पैदा किया गया है, इन्होंने पिछले 4 साल में जो चोर लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए हैं उसका पहले इंसाफ हो। उसके बाद इलेक्शन बेशक आज हो या कल हो जाए, हमारी पार्टी हर वक्त तैयार है। हम बिल्कुल भी इलेक्शन से नहीं घबरा रहे। अच्छा, ये जितने वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं आप मुतमईन हैं? काफी लोग आपके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग साथ हैं और बहुत सारे लोग आपको आने वाले दिनों में सरप्राइज देंगे। अभी जो किसी वजह से जो खामोश बैठे हैं दूसरी पार्टीज के, जो आपको आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हर डिवीजन से जहां जहां से हम कन्वेंशन करके निकल रहे हैं वहां से नए लोग शामिल होंगे पार्टी में, जो पीटीआई से और दीगर जमातों से हमारी तरफ आ। देखिए बड़ी सिंपल मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं मुकीम साहब के पास जाना है। नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी, मरियम नवाज साहबा की पॉपुलैरिटी या इमरान खान की पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है इस वक्त? बड़ा ग्राउंड रियलिटी के साथ जवाब दीजिएगा। वैसे आप, मुझे लगता है कि अपनी पार्टी का पूरा मौकफ दें, लेकिन फिर भी एक अपनी ओपिनियन दीजिएगा जो बड़ी। आप मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा वहां से लगा लें कि अब जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है और आज हर चैनल पर हर जगह पर इमरान खान भी ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जब तक नहीं कहेंगे इलेक्शन नहीं होंगे। आपको वहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी इस टाइम कितनी है और अवाम में कितनी पजीराई है और उनकी बेटी को किस तरह से मोहब्बतों से हर डिवीजन के अंदर फूल निछावर किए जा रहे हैं। मुकीम साहब बात के ऊपर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जलसे, जलूस या रैलीज ये कोई पैमाना नहीं होते मकबूलियत का। ये एक फ्रैक्शन तो आप कैसे कह सकते हैं, पर 100% नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज की कैंपेन और जो इज्तिमात थे उसको देखते हुए हम सोच भी नहीं सकते थे कि रिजल्ट वो आएगा जो सामने आया। बाद में आपके सामने ही है कि PMLN तीसरे नंबर पर आई और उसके मुकाबले पे पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली, गिलगित बल्तिस्तान से भी और आज़ाद कश्मीर से भी। तो अवाम का इज्तिमा में जाना और रैलियों या जलसों में शिरकत करना, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगली हुकूमत PTI ही की होगी। एक मकबूलियत आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मुकीम साहब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये तकरीबन तमाम मुतालबात पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम कर ली हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। आप क्योंकि बैरून मुल्क हैं और इन लोगों की साइकोलॉजी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं बैरूनी दुनिया की, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात अब दुनिया देख रही है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए, अगर कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते तो आपको बैरूनी दुनिया से कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखती, कोई बड़े मुआहदे होते हुए दिखते। सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। आंखें बंद करने से मुसीबत कम नहीं हो जाती। के साथ हमारे स्टाफ लेवल के मुआहदे भी तकरीबन फाइनलाइज होने जा रहे हैं, चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में आ जाएगा और ये जब होगा तो फिर बैरूनी दुनिया का एतमाद तो बढ़ेगा। क्या कहते हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक उसका एक एलिमेंट है। सवा अरब रुपया, माफ कीजिएगा, $1.25 अरब की सिर्फ
इमदाद से हमारा मसला हल नहीं होता, उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। अभी उन्होंने 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगवाए हैं, जिसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं वो 510 अरब से ज्यादा का होगा, यानी ये जो महंगाई बढ़ेगी उस लेवल पे। फिर उसके बाद जो एक और कंडीशन है IMF की कि हमें अपने रिसोर्सेज से 16 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं इस साल के दौरान। वो कहाँ से होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, फिर ये सर्कुलर डेट की वो जो है ना, मौत का कुआं, वो किसी तरीके से भरने का नाम नहीं ले रहा। अब ये सवाल पैदा किया है ना, जवाब भी उन्हीं लोगों के पास है। अगर वो आपको पूरा फ्रेमवर्क बनाकर दे रहे हैं और आप उसके ऊपर बिल्कुल मनोवन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो चीजें बड़ी, मेरा ख्याल है कि उनके अकॉर्डिंग हो रही है और वो अकॉर्डिंगली 16 अरब डॉलर भी इकट्ठा कर पाएंगे। अदनान साहब क्या कहते हैं आप? सर, मईशत को बेहतर करने का आप कह कर आए थे हुकूमत में, अदम एतमाद से आपने इमरान खान साहब को फारिग किया। अब इस मुश्किल हालात के अंदर IMF के साथ चले, आपने जैसे तैसे करके मुआहदे फाइनलाइज किए हैं, चीजों को बेहतर करना है आपने। जब महंगाई बढ़ेगी तो अवाम के पास कैसे जाएंगे आप इंतखाबात के लिए? हमें उनको पूरा करना पड़ा और जिसकी वजह से महंगाई की गई। अब जो नए मुआहदे होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले कुछ माह में आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। लेकिन उससे पहले यही बताता चलूं कि जब तक आप इमरान खान को तोशाखाना और दूसरे केसेस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, कानूनी तौर पर इंसाफ नहीं होगा, उस वक्त देखिए मेरी बात सुने, आपके ही वजीर खजाना थे, मुझे नजर नहीं आता सर, आपके ही वजीर खजाना थे मिस्टर इस्माइल साहब, उन्होंने ही इल्जामात लगाए इदार के ऊपर और उनकी पॉलिसीज के ऊपर कि ये जिस तरीके से चला रहे हैं उस तरह पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। मुश्किल फैसले मुझसे करवाए गए। जब उनसे मुश्किल फैसले करवाए गए तो तब भी यही कहा गया था कि अब बड़े मुश्किल फैसले करवा लिए हैं, अब पाकिस्तान के लिए आगे जो है वो बड़ी ग्रीन फील्ड है, बड़ा सरसब्ज शादाब वाला ग्राउंड है। उसके बाद इसहाक डार साहब आए, इसहाक डार साहब ने भी आगे कहा कि जब सब कुछ ओके हो गया, डॉलर में 200 से नीचे ले आऊंगा क्योंकि एक्चुअल कीमत की है। हुआ कुछ भी नहीं सर। जब हुआ कुछ भी नहीं ना, महंगाई बढ़ी है, तो आप कहते हैं कि हम इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी में हैं। ये इलेक्शन की तैयारी आपकी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि हुआ क्यों कुछ नहीं है, कि जब कुछ होने लगता है। अभी जब आपको पता है कि सऊदी अरब के प्रिंस जब पाकिस्तान आना चाह रहे थे, उससे पहले जब 2013-14 में आप हिस्ट्री में जाएं, जब चाइना का सदर पाकिस्तान आना चाह रहा, जब कुछ होने लगता है तो आपका जो तोशाखाना चोर जो बहुत मतलब वो मार्केट में निकल आते हैं और वो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाने देते। जब तक आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो मईशत है हमारी वो एक अच्छी राह की तरफ चलेगी। और चाइना के सदर शी जिनपिंग अपनी मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान नहीं आए। इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो है वो आपका कसूरवार ना ठहराएं। इससे पहले जो होता है वो रहा, सऊदी अरब के जो क्राउन थे वो भी अपनी निजी मसरूफियात किसी वजह से नहीं आ सके, वो भी पाकिस्तान के ऊपर कोई इसका ब्लेम गेम नहीं आती। या इमरान खान ब्लेम गेम बिल्कुल आती है, वो इसलिए आती है कि धीरे कोई देकर जाए पाकिस्तान को अच्छा हो। आपने पॉलिसीज बेहतर करनी है, यकीनी तौर पर आप सिर्फ अंदाज करते चलें कि आपने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी ठीक करनी है। इंटरनल पॉलिसी पर काम जारी है और इंशाल्लाह इसहाक डार साहब आने वाले 1 से 2 माह में आपको खुद नजर आ जाएगा जो अगला बजट आ रहा है उसके अंदर अवाम को किस तरह से रिलीफ मिलने जा रहा है। अच्छा, मकीम साहब क्या कहते हैं? सर आप कमेंट करें, मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट करें, आपकी अपनी जाती राय क्या है? देखिए, मेरी जाती राय में वो जो इक़दामात हुकूमतों को उठानी चाहिए थे वो उठाए नहीं गए। ये कह रहे हैं कि जी हमने सादगी अपना ली, हमारे वज़रा जो हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे, एजाज़िया नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह। दिस इज़ नॉट इनफ। और जिस वक्त 76 रुकनी काबीना हम लेके चल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, ये जो MNA MP हॉस्टल्स हैं, ये इनकी क्या ज़रूरत है जब इनके सबके घर डिफेंस और बहरिया में मौजूद हैं, गुलबर्ग में और बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज में। ये अय्याशी के अड्डे बंद क्यों नहीं करते, इसे ओपन मार्केट में ऑक्शन क्यों नहीं कर देते? दूसरा, हुकूमत के पास जो गैर मुतनाज़ा ज़मीनें या एसेट्स मौजूद हैं उन्हें ओपन मार्केट में नीलाम कर क्यों नहीं कर देते? 15 दिन में ये मसला सॉर्ट हो सकता है। फिर ये जो जेट प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सदर और वज़राए आज़म और वज़राए आला और गवर्नर्स, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इसलिए तो IMF कहता था कि अपने 17 से 22 ग्रेड तक जो आपके मुलाजमीन हैं जो हुकूमती मराहत ले रहे हैं, सबके एसेट्स शो करें, अभी तक उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ।
और आज जो स्टेटमेंट आई है वो ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से IMF को कि काफी डू मोर कर चुके, अब कोई भी ऐसी शर्त नहीं जिस पर अमल ना हुआ हो, लिहाजा हमने मजीद डू मोर नहीं करना। यानी हम लेटे भी हुए हैं उनके आगे और उनको तड़ियां भी लगा रहे हैं, धमकियां भी लगा रहे हैं कि अब हमने और नहीं करना। यार अगर वो उस मीटिंग में कहीं आप जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ बतौर मुबस्सिर ये देख रहा हो ना कि पसीने कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं हमारे गुफ्तगू करते हुए उनसे, तो आप वो मतलब मेंशन भी नहीं कर पाएंगे बिला वजह कि आपको इस वक्त दुनिया में कोई इदारा में कर्ज या इमदाद दे के राजी नहीं है, हमारी पोजीशन ठीक नहीं है और हम जो है ना वो टार्जन बनने से बाज नहीं आते कि जी वो डू मोर हम नहीं करेंगे। सर बिल्कुल वक्त मुख्तसर है। अदनान साहब, आपकी वजारत खारजा ठीक चल रही ना, क्लेम करते हैं, तो फिर आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे सर? अदनान साहब सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? अदनान साहब से शायद हमारा राब्ता नहीं है। मुकीम साहब आप कमेंट कीजिएगा, इसका मतलब है फिर हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो भी इतनी कामयाब नहीं ठहरी। खारजा पॉलिसी ये है कि वजीर खारजा ही इज अंडर ट्रेनिंग, उनकी अप्रेंटिसशिप का टाइम चल रहा है। कभी वो कतर में थे 2 दिन पहले वजीर आजम के साथ, वहां से वो डायरेक्ट अमेरिका चले गए। दोनों को बड़ा शौक है आलमी फोरम्स पे तस्वीर खिंचवाने का और लोगों से हाथ मिलाने का। ये अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं दोनों, वजीर आजम भी और वजीर खारजा भी। और जब ये इनके कोई जाती मफादात होते हैं, अपने जाती लिंक्स को बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद को इतना खातिर खाद नहीं तवज्जो मिल पा रही। कोई शक ही नहीं इसमें, आपके सामने है ना कि जब ये अरब शेख उनके लिए हर किस्म की गारंटियां भी दे सकते हैं, अपने वसाइल के मुंह भी खोल देते हैं, तो पाकिस्तान की दफा क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब पाकिस्तान का कोई कर्जा रोल बैक क्यों नहीं हो रहा? उस पार्टी के वजीर खारजा ये चाहते नहीं है कि इस हुकूमत को कुछ इस तरह का रिलीफ मिल पाए। सर ये तो यानी इनका भी शौक पूरा हो गया वजीर आजम बनने का और उनका भी शौक पूरा होने जा रहा है आइंदा वजीर आजम बनने का, कि उन्होंने उस हालात में इनको दरिया में उतार दिया है जबकि ये इनके मसल पुल थे इतनी मुश्किल सूरत हाल में। जी आपकी मजीद तशरीह की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ तमाम आपने जो पिक्चर सामने रखी है। बहुत शुक्रिया मुकीम अहमद साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्यूरो चीफ लंदन वॉइस न्यूज। नादरीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी और इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा यही है कि पाकिस्तान के हालात तभी बेहतर होंगे जब वाकई में कुछ हमें होता हुआ नजर आएगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग IMF के पांव पकड़ रहे हैं, लोगों को आवाजें दे रहे हैं, सदाएं लगा रहे हैं कि हमारी मदद करो, इंटरनल पॉलिसीज को बेहतर नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह IMF कह रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं। चले अगर वैसे ही कर लें और अमल दरामद सही तरीके से कर लें तो फिर भी इम्कानात हैं कि शायद पाकिस्तान कुछ बेहतरी की जानिब जा सके, लेकिन जब तक नीयत नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह।